Now our next concept is transportation. Now our next concept is transportation. तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन। तो जहां तक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग है, देखो अभी तक आप क्या क्या चीजें समझ चुके हो। अभी तक आपने न्यूट्रिशन में क्या समझा कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और वो एक्सटर्नल सोर्स क्या था, और डायरेक्टली हमें इससे एनर्जी नहीं मिलती है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन से क्या हुआ, जब इस फूड के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है तब आपको एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी जो आपको मिल गई, यानी कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो, अब उसको पूरे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो सभी सेल्स को उस एनर्जी की जरूरत। उसके लिए क्या करना होगा, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, वही आप चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। We have seen in previous section that blood transport, ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो जो लंग्स में जो हुआ था एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ था, एल्वियोली। और ब्लड वेसल्स में आरबीसी से होते हैं। आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। उसने क्या किया, लंग्स से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और ब्लड से लंग्स में क्या ट्रांसफर हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है, यानी कि आप ध्यान से दो चीजें समझना। ब्लड अपने साथ लेके आ रहा है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो लंग से ऑक्सीजन को लेके अब जा रहा है, तो वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो क्या आप ब्लड को दो पार्ट में बाइफरकेट कर पा रहे हो। एक ब्लड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेट, डी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि दोनों ही ब्लड को हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखते हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेट, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेट। समझ पा रहे हो इस चीज को। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. In class 9 we learned about blood being a fluid connective tissue. याद है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ फंक्शंस टुगेदर। इसी तरह से होता है, ठीक है। तो अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूँ तो पहले ये समझते हैं ये क्या होता है। टिश्यू क्या आपने, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट, दैट फंक्शन टुगेदर एज ए। अब आपने एक वर्ड यूज किया कि ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के लिए आपने एक वर्ड यूज किया, ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है, ये समझते हैं। तो जहां तक कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, what is connective tissue, tissue that support, protect and give structure to other tissue। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रक्चर देता है अदर टिश्यूज को एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है, ये क्या स्टोर करता है, फैट एंड हेल्प मूविंग न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन एंड हेल्प रिपेयर डैमेज टिश्यू। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू जो हम बात कर रहे हैं वो कौन है, वो है ब्लड। वो कौन है, ब्लड। क्लियर हो गया, ठीक है। वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। भाई जो आपका ब्लड होता है ना, उसका जो 55% कंटेंट होता है वो प्लाज्मा ही, यानी कि जो फ्लूइड होता है ब्लड में, क्या होता है, फ्लूइड होता है। जैसे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वो फ्लूइड होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उसी में होते हैं। ऐसे ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या क्या होगा, जो भी ब्लड में क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, वो सारे फ्लूइड में। 55% कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका प्लाज्मा। क्या लिखा हुआ है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम। उस फ्लूइड मीडियम को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। इनमें सेल्स आर सस्पेंडेड, इसमें क्या होता है, सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि प्लाज्मा क्या होता है, अब ये समझते हैं। तो देखो, प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर, प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्लड। इट मेक्स अप मोर देन हाफ। देखो यही कह रहा था ना मैं, अबाउट 55% ऑफ ओवरऑल कंटेंट जो होता है वो प्लाज्मा।
When separated from the rest of the blood, plasma is a light yellow. अगर सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा की मैं बात करूं, उसका कलर कैसा होता है? इट्स अ लाइट येलो लिक्विड, यानी कि लाइट येलो। ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या होता है? ये क्या कैरी करता है अपने साथ? वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप देखो, देखो ये आपको ब्लड में क्या क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसी चीज को अगर आप ब्लड वेसल्स के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये सारे, ये जो ब्लड वेसल्स, ये तो देखो, ये तो आपका जो पोर्शन है, ये क्या ब्लड वेसल। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है, जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है सारा का सारा, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लाज्मा। वो क्या है? प्लाज्मा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आगे आते हैं। अभी प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिसॉल्व। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? यानी कि अब हम बात करें, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? क्या लिखोगे? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। और किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है? ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, जब रेस्पिरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में कौन सी पिगमेंट होती है? हीमोग्लोबिन, विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो देखो क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब आरबीसी। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। वी thus नीड अ पंपिंग organ टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब देखो, जितनी भी चीजें हो रही है पूरी बॉडी में, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू। अब ये कहा जा रहा है कि भैया हमें एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को इस तरह से पंप करे कि उसकी सप्लाई पूरी बॉडी में हो। समझ पा रहे हो चीज को? भाई फूड आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हो रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपका वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब सारी चीजें ब्लड के थ्रू हो रही है, पूरी बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है हर जगह पे, ताकि हर जगह पे वो चीज, उसकी सप्लाई पहुंच जाए। अब उसके लिए क्या होगा? एक पंप चाहिए, ताकि वो फोर्स के साथ आगे जाए। उसको हम कह रहे हैं पंपिंग ऑर्गन। क्या कहा जा रहा है? वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, और नेटवर्क ऑफ ट्यूब। और वो किसके थ्रू जाएगा? नेटवर्क ऑफ ट्यूब, सो दैट ब्लड रीच ऑल द टिश्यूज। और एक सिस्टम चाहिए इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। इतनी बात समझ में आ गई? चलूँ मैं आगे? ठीक है। अब हम बात करते हैं उस पंपिंग ऑर्गन। अब हम बात करते हैं उस पंपिंग ऑर्गन। तो देखो इसको, वो पंपिंग ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं, यानी कि ब्लड को जो पंप करने का काम करता है वो कौन करता है? वो हार्ट। क्या कहा जा रहा है? द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? जितना हमारे मुट्ठी का साइज होता है, उतना ही हार्ट का साइज होता है। जैसे कि अगर आप हार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको आपको फिगर में दिखाऊं, तो देखो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। समझ आ रहा है ना? ये आपका किसका डायग्राम है? हार्ट का डायग्राम। ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझ। कहता बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो मानते हो ब्लड ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब जब वो ऑक्सीजन की कर रहा है, तो कौन से ब्लड को, उस ब्लड को क्या कहोगे? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच है। एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हमारी बॉडी में थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक से अलग लेके जा रहा हूँ, पर वो इस टॉपिक्स के लिए जरूरी है। एक्चुअली हमारी बॉडी में हर टाइम ऑक्सीजन की हाई डिमांड रहती है। तो मान, हैविंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में हर टाइम ऑक्सीजन की हाई डिमांड रहती है। तभी ऑर्गन्स इतने सारे सेल्स हैं। इसलिए हमारी बॉडी में मिक्सिंग अगर होगी तो हमारी बॉडी में इश्यू आ जाए, तो वो सप्लाई जो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। मिक्सिंग का मतलब समझ रहे हो? मिलावट वाला ब्लड नहीं चाहिए हमें, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए। इसलिए हमारे हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जो इस चीज को रेस्ट एश्योर करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रूट अलग हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रूट अलग हो, ताकि मिक्सिंग ना हो।
और वो कितने चैम्बर होते हैं? 4। वो कितने चैम्बर होते हैं? पहले मैं आपको 4 चैम्बर दिखा देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे वापस। पहले मैं आपको 4 चैम्बर दिखा, वो जो 4 चैम्बर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। दिस इज द दिस इज द चैम्बर नंबर 1, दैट इज राइट एंट्री। दिस इज द चैम्बर नंबर 2, दैट इज राइट वेंट्रिकल। तो राइट में 2 चैम्बर। चैम्बर नंबर 3 लेफ्ट एट्रियम। चैम्बर नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इधर आ जाओ। और आपको क्या कहा जा रहा है? बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, have to be transported by the blood. The heart has different chamber to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर होते हैं जिसकी वजह से रेस्ट एश्योर किया जाता है कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो, यानी कि ऑक्सीजनेटेड फ्लो ऑन अ सेपरेट वे पाथ और डीऑक्सीजनेटेड फ्लो ऑन अ सेपरेट। ये तक यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ ठीक है, हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीव्ड। इसको कहाँ पहुंचना होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लंग्स में। तो ये जो ब्लड है पहले कहाँ पर जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। क्यों? लंग्स के पास जाके ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? लंग्स को दे देगा, और लंग्स से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। समझ में आ रही है बात? अरे अभी तक तो सारे रेस्पिरेशन में आ गए। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज टू रीच द लंग्स, पहले उसे कहाँ जाना होता है? लंग्स के। फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, सो दैट जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो रिमूव कर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होगा? लंग्स पर। किसके थ्रू होगा? थ्रू एल्वियोली। ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से क्या लेगा? वो ऑक्सीजन लेगा। अब जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजन को लिया, किसकी हेल्प से लेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें? रेड ब्लड सेल में। अब जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, वो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक कोई डाउट है तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया, ब्लड कैसा हो गया? वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया आपका। अब इसको पंप किया जाता है क्योंकि इसकी सप्लाई जो पूरी बॉडी में चाहिए, और वो पंपिंग किसके थ्रू होगी? हार्ट के थ्रू। और वो पंपिंग का काम कौन करता है? हार्ट। यानी कि आप ये समझो कि जैसे ही ब्लड ने लंग से ऑक्सीजन लिया, ये बन गया ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा? हार्ट के पास। फिर हार्ट इसको क्या करेगा? पंप करेगा टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये समझते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखो। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखो क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, द लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। तो अब इसको ऐसे समझो, देखो क्वेश्चन के, तो इस पॉइंट पे आपको ये कहा जा रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टेप 1, यानी कि वो यहाँ आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहां पर आता है? वो लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर आता है? लेफ्ट एट्रियम। इसको अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, तो ये बताया गया। आपको क्या कहा जा रहा है? लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टेप 1 यहीं से शुरुआत हुई है ना, वो कहां पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये लंग्स है, ये क्या है? लंग्स। लंग से जो ब्लड है, लंग से जो ब्लड है वो कहां पर आ गया आपका? वो आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो है आपका, दिस इज लेफ्ट एट्रियम।
समझ पा रहे हो? दिस इज लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बेसिकली ये आपका पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? हार्ट का। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये हो गया चैम्बर 1, चैम्बर 2। अगर लेफ्ट से करो तो यहाँ से 4 काउंट कर लो। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ इस फिगर से बताऊं आपको, तो यहाँ पर भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको ये कहा जा रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम। अभी इतनी बात समझ में आ गई। आगे नहीं आ सकते कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको? इसका ये कहा जा रहा है टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। इसको आपने क्या कहा? लेफ्ट एट्रियम का। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। अब आगे देखो। उसके बाद कहा जा रहा है लेफ्ट एट्रियम अब क्या होता है? रिलैक्स हो रहा है। अब ये रिलैक्स क्यों हो रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाए। रिलैक्स होने का मतलब ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ऐसे, रिलैक्स होने का मतलब खुल गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आए। तो जब लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है? रिलैक्स। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द दिस ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कलेक्ट करता है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाता है? रिलैक्स। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या हो जाए? ट्रांसफर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। अब देखो हुआ क्या? हुआ क्या? ब्लड आपका कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये रिलैक्स हुआ। ये क्या हुआ? रिलैक्स। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड आगे जाएगा। भाई जैसे यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, अभी बंद होना शुरू हो गई तो वो आगे तो जाएगा। तो पुश कर रहा, बंद होने का मतलब क्या करो? उसको पुश करो। और पुश होता होता कहाँ पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यानी कि पहले जो ब्लड है वो कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ओके। इसमें आपको कहा जा रहा है the left atrium relaxes, ये हो गया। it then contract by the next chamber, the left ventricle relaxes। अब क्या हो रहा है? it then contract। अब लेफ्ट एट्रियम पहले तो रिलैक्स हुआ, क्यों हुआ? ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। it then contract, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, so that वो ब्लड अब कहाँ पे फ्लो कर जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल में। it then relaxes while, तो जब it then contract, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब कौन रिलैक्स होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। It then contracted by the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it। यहाँ तक आनी क्लियर? When the muscular left ventricle contract, अब left ventricle contract हो रहा है, यानी कि ब्लड अब और आगे जाएगा। In its turn, the blood is pumped out to the body। यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल अब आपका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। फिर से बताओ क्या हुआ? सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से कहां पर है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ? रिलैक्स। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो आपका ब्लड आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो ब्लड है आपका ये पूरी बॉडी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? एओर्टा के। समझ पा रहे हो? किसके थ्रू जाता है? एओर्टा के। थोड़ा सा मैं आपको फिर फिगर में लेके चलता हूँ। देखो, ये देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। फिर वो जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, जो ब्लड वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, अब वो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब मैंने क्या कहा? लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो ये आपको एओर्टा दिखाई दे रहा है। अब देखो ये को रूट देखो, ध्यान से देखना, ये पाथ पे देखो। ये ये यहाँ से ये जा रहा है ना एओर्टा में, और यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा? पूरी बॉडी थ्रू एओर्टा। deoxygenated blood from left ventricle goes to the different parts of the body। इसकी सप्लाई जो होती है डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। इतनी बात क्लियर होगी? चलूं मैं आगे? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, जैसी ब्लड की सप्लाई, कौन से ब्लड की? ऑक्सीजनेटेड, उसकी सप्लाई पूरी बॉडी में हो गया, तो जितने भी सेल्स है बॉडी के उन्होंने उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। भाई सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की तो हो रही है।
सभी को ऑक्सीजन की नीड है, तो सभी ने उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया। अब क्या आप एग्री करते हो, जैसे ही आपने उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया, ये ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया, एग्री करते हो? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एंड, एओर्टा के थ्रू गया ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, अब वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहां पर आता है, किस चैम्बर में जाता है, वो जाता है राइट एंड। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, वो जो ब्लड बॉडी में गया था थ्रू एओर्टा, अब वो कहां पर आ गया, टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, तो राइट वाले अपर चैम्बर पर आ गया, जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम। ये समझ में आ गया? अब जिसमें ब्लड आ रहा है उसको कलेक्ट करना है, वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, वो क्या होगा, रिलैक्स। एज इट रिलैक्सिस, तो ये रिलैक्स हो रहा है। अब एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब अब वो बिलो चैम्बर पे जाएगा, और वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, इसको हम कहते हैं द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। डायलेट्स का मतलब क्या हो गया, रिलैक्स। यहाँ पे जो डायलेट्स वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, रिलैक्स। जब वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो अब राइट वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है, यानी कि वो रिलैक्स, ताकि उस ब्लड को क्या करे, कलेक्ट कर। समझ पा रहे हो यहाँ तक? चलूं मैं आगे, ठीक है। द ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर कहां पे जाएगा, लंग्स के पास, सो दैट वो दोबारा क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड। तो आपको समझ में आ रहा है पूरा साइकिल क्या है? अगर हम पूरे इस रूट को समझे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई, कि भैया जो ब्लड था आपका वो लंग से कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम। अब जो लेफ्ट एट्रियम में आया तो दिमाग में क्या आएगा, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इस टाइम पे ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। क्यों, टू कलेक्ट दैट ब्लड एज मच एज पॉसिबल। फिर वो ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स को और क्या कहते हैं हम, डायलेट्स। फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो एओर्टा के थ्रू उसकी सप्लाई पूरी बॉडी में होगी। जैसे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी, वो क्या बन गया, डीऑक्सीजन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद सीधा कहां पर आ जाएगा, राइट एट्रियम। अब वो ब्लड कहां पर आ गया, राइट एट्रियम। अब ये जो ब्लड है आपका, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरली ब्लू कलर से ऐसे शो कर, तो ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड, अलग दिखा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, रिलैक्स हो गया। कौन, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब वो कहां पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल क्या होगा आपका, रिलैक्स होगा, डायलेट्स होगा। और फिर यहां से वो जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड जाएगा आपका लंग्स में, दोबारा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर इसी रूट से स्टार्ट हो जाएगा। तो साइकिल समझ में आ रही है? फोर चैम्बर से क्या हेल्प हो रही है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। ये जो रूट है आपका, ये किसका रूट है, ये वाला, ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड। और ये वाला जो रूट है, ये किसका रूट है, डीऑक्सीजनेटेड का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? हाँ जी। ऐसा कुछ वो नहीं होता है। अभी आप देखोगे जितना आपको देखने में लग रहा है उतना टाइम नहीं लगता है, और स्पीड से पंपिंग जब होती है हमारी बॉडी में, बहुत स्पीड से होती है। अब वही चीज आगे, आपने भी एक वर्ड सुना होगा, ब्लड प्रेशर। वो क्या होता है, सारी चीजें वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन, समझ आ रहा है? चलो जब आगे देखो, तो ये सारा क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको। तो ब्लड जो है लंग्स के पास आ गया, और दोबारा उसका क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। अब इस चीज को समझो, जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है वो बहुत ही ज्यादा सप्लाई से जाता है। जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है बहुत प्रेशर से निकलता है। ऑक्सीजनेटिव कहाँ से निकलता है, हार्ट में जब उसकी पंपिंग होती है, तो हार्ट से जब ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है बहुत प्रेशर से, तो जिस वॉल के थ्रू वो जाता है, जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, वो बहुत थिक होना जरूरी है। नहीं तो इतने प्रेशर से वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। जब कोई प्रेशर से कोई चीज स्ट्राइक करेगी, अगर वो मजबूत नहीं होगी, तो वो क्या कर देगी, ब्रेक कर जाएगी। तो वो जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड है उसकी सप्लाई जिसके थ्रू होती है, तो वही कहा जा रहा है सिंस वेंट्रिकल्स, क्या, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करती है। वेंट्रिकल्स से कैसे किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा के थ्रू पंपिंग हुई है फाइनली, तो वेंट्रिकल्स, और वहां पे भी राइट वेंट्रिकल से पंपिंग हुई है। लेकिन जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप इनटू वेरियस ऑर्गन्स। वेरियस ऑर्गन्स में जो ब्लड जा रहा है वो तो ऑक्सीजनेटेड था। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया,
Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricle contract. अब इसका मतलब क्या देखो, अब इस फिगर पे देखो, यहाँ पर आपको ये वॉल्व दिखाई दे रहा होगा। जो इस वॉल्व की बात की जा रही है, ये वॉल्व, ये देखो ये वॉल्व, और यहाँ पे ये वॉल्व है। अब वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड नीचे आ गया तो ये ऐसे बंद हो जाता है, ये ऐसे बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना करे। और जैसे यहाँ से जो ब्लड है वो नीचे आता है तो ये वाला जो वॉल्व है ये भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, सो दैट ये बैक फ्लो ना करे। इतनी बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें? ठीक है, चलूँ मैं आगे? चलो जी अब आगे देखो। नाउ ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, क्या कहा जा रहा है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये तो समझ में आ गया। तो ये जो चार चैम्बर में डिवाइड है और एक पार्ट आपका लेफ्ट वाला है, एक है राइट, तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि मिक्सिंग नहीं हो रही, दोनों का जो रूट है वो अलग। सच सेपरेशन, अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, such separation allows a high efficient supply of oxygen to the body। आपको प्योर ऑक्सीजन मिल रही है ना, कि वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, इसमें मिलावट तो नहीं है, यानी कि प्योर हाई ऑक्सीजन मिल रही है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स, ये उन एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है दैट हैव हाई एनर्जी नीड, जिनकी एनर्जी नीड बहुत ज्यादा हाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स की ऑक्सीजन नीड एनर्जी नीड बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्यों रहती है, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को देखो, जो बाकी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनवायरनमेंट की अच्छे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनकी बॉडी में जरूरी होता है कि कैसा ब्लड हो, ऑक्सीजन। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और जो एनिमल्स एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, जो एनिमल्स एनर्जी का यूज नहीं करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स, तो इसका मतलब इनकी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, कितनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इनकी बॉडी में जो होता है वो 3 चैम्बर हार्ट एंड टॉलरेट, तो ये मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते क्योंकि इनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। ये क्लियर हो गया? अब फिश में देखो, फिश में तो 2 ही चैम्बर होते हैं। अगर हम फिश की बात करते हैं, फिश ऑन द अदर हैंड, अगर मैं फिश की बात करता हूँ, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर एंड द पंप ब्लड इज पंप टू द गिल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड की पंपिंग होती है और वो कहां पर जाता है, गिल्स पे जाता है, और गिल्स में क्या मिलती है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बस इसमें ये समझा गया, कहां पर गया, गिल्स में, गिल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया और पूरी बॉडी में सप्लाई। द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल, इसमें एक ही बार किया, ठीक है, पैसेज थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर बर्ड। लेकिन बाकी वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड का रूट होता है वो क्या होता है, किस रूट पे जाता है, ट्वाइस। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation। यानी कि हमारी बॉडी की हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड का और एक सर्कुलेशन डीऑक्सीजन। लेकिन अगर हम फिश की बात करें तो वहां पर क्या हुआ, सिंगल साइकिल हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। अब देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है, अब हम समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या हो। अब ध्यान से समझो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मैंने आपको क्या कहा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी प्रेशर, बहुत प्रेशर के साथ उसको पंपिंग किया करता है, समझा गया, तो वो बहुत प्रेशर के साथ पंप, ब्लड प्रेशर, ये वर्ड वहां से। अब क्या होता है देखो, दिस प्रेशर दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। उसका रीजन समझो,
अगर मैं कह रहा हूँ आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, तो आपकी माइंड में सीधा क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेशर ज्यादा होने का मतलब आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि वही ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है। और अगर मैं कह रहा हूँ वेन्स में जो है प्रेशर कम है, इसका मतलब वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये बात भी समझ में आ गई। जैसे हमने ये कहा दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, तो बात समझ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजेटिव ब्लड होता है वो कहाँ पे फ्लो करता है आपका आर्टरीज में, और डीऑक्सीजेटेड ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है आपका वेन्स में करता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ, जब वो ब्लड जो होता है कौन सा ऑक्सीजनेटेड, जब वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है कहां से आर्टरी से, उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द आर्टरीज। सिस्टोलिक प्रेशर समझ गए? कौन से ब्लड के थ्रू क्रिएट हुआ? ऑक्सीजनेटेड। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसका मतलब एक प्रेशर हाई, एक प्रेशर लो, तो उसकी एक रेंज होती है, यानी कि किसके और किसके बीच में होना चाहिए। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है यानी कि हाई, हाई टू हाई वो कितना जाना चाहिए? 120 mm ऑफ एच। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है लो वाला, वो लो टू लो कितना होना चाहिए? 80। तो 120 mm हाई और 80 mm ऑफ एच, ये आपकी क्या होगी? रेंज होगी बीपी। कहते हैं ना आपका बीपी हाई हो गया यानी कि इससे भी ऊपर जा रहा है, आपका बीपी लो हो गया यानी कि इस वैल्यू से नीचे जा रहा है। तो ये सारा हिसाब होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड, जब हमने यहाँ पर ये चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। तो आर्टरीज और वेन्स का क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझो। आर्टरीज क्या होती है? ये भी ब्लड वेसल्स होती है, और वेन्स क्या होती है? ये भी ब्लड वेसल्स। अब आर्टरीज में प्रेशर हाई, तो वो क्या कैरी करती है? वो ब्लड कैरी करती है जो हार्ट से बॉडी में जाता है। हार्ट से बॉडी में कौन सा ब्लड गया था? ऑक्सीजनेटेड, अगर आपको याद। लंग से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से पंपिंग हुई थ्रू एओर्टा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब आर्टरी जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। अभी तो हाई प्रेशर के साथ जा रहा है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अब अगर मैं वेन्स की बात करता हूँ, वेन्स ने क्या किया, वो जो ये जो ऑक्सीजनेटेड था जब पूरी बॉडी में सप्लाई होगी, हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेके जाना? लंग्स में। तो वो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स। वेन्स पुश बैक ब्लड बैक टू योर हार्ट। कि पहले वो डीऑक्सीजनेटेड कहां पे जाएगा? लंग्स में जाएगा, फिर दोबारा हार्ट में जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके, हो गया सिस्टोलिक डायस्टोलिक। अब आगे देखो। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिग्मोमैनोमीटर। इसमें है साइलेंट, क्या कहते हैं इसको? फिग्मोमैनोमीटर। बीपी को जो मेजरमेंट करते हैं बीपी की, वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? फिग्मोमैनोमीटर। अभी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कि आपने वैसे तो देखा ही होगा, देखा ना, स्पेशली लेफ्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, देखने में बड़ा मजा आता है, मन करता है हम भी इसको ऐसे ऐसे पुश करें, है ना ऐसा? तो ये आपका होता है फिग्मोमैनोमीटर। ये इस तरह का भी होता है। जैसे हॉस्पिटल में जाओ, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास इस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट होता है। समझ में आ गया? ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, देखो यार बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ध्यान से समझो। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होगा? इसका भी डर रहता है कि जो आपकी आर्टरीज है वो रप्चर हो जाए। इसकी एक लिमिट है ना, इसको टॉलरेट करने की। प्रेशर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना ज्यादा मत आप वो करो, आपको हाई बीपी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत ऐसी होती है, अगर वही रप्चर करके ब्रेक कर तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन डेथ भी हो सकती है फिर। इसलिए बीपी वाले को कहा जाता है भैया तो शांत रहे, वो शांत रखने की कोशिश की। बहुत ज्यादा हाई होने से ब्लड का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी कहता है गुस्सा किसी का भला नहीं कर। गुस्से में आना तो हमेशा ब्लड में रश ऑफ ब्लड होता है बॉडी। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियल्स।
which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery, जो मैं अभी कहा वो ब्रेक कर सकती है, इससे क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। समझा गया? तो ये हो गया बीपी का कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं, ट्यूब, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो किस तरह से काम, काफी हद तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आर्टरी और वेन्स, आर्टरी में क्या फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर हो गया सिस्टोलिक, उसमें हो गया डायस्टोलिक। यहाँ तो सारी बातें क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, कहां पर, ऑर्गन। अब हार्ट से अगर ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, अब क्योंकि ब्लड जो बहुत हाई प्रेशर से निकलता है, अब आर्टरीज का फिर डिजाइन कैसा होता है, आर्टरीज थिक इलास्टिक वॉल्स होती है ताकि उस प्रेशर को सस्टेन कर सके। ध्यान से देखो, आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। देखो ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब ये जो रेड वाला जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरी की पूरी ये जो ब्लड जा रहा है तो एओर्टा, कहाँ से जा रहा है, एओर्टा से। एओर्टा से जब ब्लड जाता है कौन सा जाता है, ऑक्सीजनेटेड, तो बॉडी जा रहा है। ये अगर आप वॉल्स देखो तो देखो ये मोटी दिखाई दे रही है ना, थिक। ये आपकी आर्टरीज, ये आपकी क्या आर्ट, और ये जो ये सारा का सारा ब्लड देखो रेड कलर का है ना, पूरा रेड कलर का है। अगर आप इस ब्लड को देखो सारा, ये जो रेड वाला पार्ट दिखाया गया यहाँ पर, ये दिखाया जा रहा है आपको, ये ऑक्सीजनेटेड, क्या है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में दिखाई जा रहा है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा आपका ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। और अगर आप डीऑक्सीजनेटेड की तरफ ध्यान दो तो वो किसके थ्रू जा रहा है, वो वेन्स के थ्रू जा रहा है। वेन्स इतनी थिक नहीं होती क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इतने हाई प्रेशर से नहीं जाता। समझ पा रहे हो इस चीज को? फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी किसके थ्रू गया, एओर्टा। अब एओर्टा से तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, वो आर्टरी के थ्रू। यानी कि जब हार्ट से पंपिंग शुरू होती है वो किस ट्यूब के थ्रू होती है, आर्ट। वो हाई प्रेशर के साथ होते हैं इसलिए ये थिक और इलास्टिक, ताकि उस प्रेशर को क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो देखो यही बात आपको यहाँ बोली जा रही है। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall। ये क्लियर हो गया? तो आर्टरीज कैसी होती है, थिक इलास्टिक वॉल। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। अब जो ब्लड आर्टरीज के थ्रू एओर्टा से होता हुआ ऑर्गन्स में गया वो तो ऑक्सीजनेटेड था, अब सभी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन का यूज कर दिया, अब वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब वेन्स के बाद जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, अब वो ऑर्गन से ले रही है वेन्स। आर्टरी ने कहां से लिया, हार्ट से, जो हार्ट से कलेक्ट करेगा वो तो ऑक्सीजनेटेड करेगा। वेन्स ने कहां से लिया, ऑर्गन से, ऑर्गन से जो ब्लड लिया जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड, ऑर्गन से उसकी ऑक्सीजन को यूज कर एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। अब जो वेन्स है उनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती, भाई, क्योंकि भैया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर से फ्लो ही नहीं करता, because the blood is no longer under pressure, instead they have walls। walls क्या करते हैं, बैक फ्लो ना हो जाए, ये दिखाया था ना, walls होते हैं ताकि पीछे की तरफ ना जाए। that ensure that blood flow only in one direction। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है। artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। artery जो है आगे आगे जाके smaller and smaller vessels में डिवाइड हो जाता है। स्मॉलेस्ट वेसल्स है वॉल्स विच आर वन सेल थिक। जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब ध्यान से समझना, रूट क्या है, आर्टरी से ब्लड आया, कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो हमारी बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन्स, टिश्यूज हैं, टिश्यूज के आगे सेल्स हैं, वहां तक इस ब्लड को पहुंचाने के लिए आगे जाके ये जो मोटी वॉल है और जाके डिवाइड हो जाती है, पतली पतली वॉल्स को हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है आगे जाके कि कैपिलरीज, यानी कि बॉन सेल इतनी छोटी हो जाती है। आगे जाके फिर वही कैपिलरीज किससे जुड़ जाती है, कैपिलरी जुड़ के फिर क्या बन जाती है, वेन्स। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखो सबसे पहले जो ब्लड है वो किस में रहा है, आर्टरी में, समझ आ रहा है ना। ध्यान से देखो, ये रेड ब्लड जा रहा है,
अब आगे देखो, ये जो आपकी ये जो यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये देखो ये आगे जाके क्या होगी, ये पतली पतली होगी ना, ये बहुत थिन होगी, बहुत थिन होगी, ये अब बन गई कैपिलरीज। ये सारी की सारी क्या होगी, कैपिलरीज। और आगे जाके फिर यही किस में कन्वर्ट होगी, वेन्स। फिर आगे जाके फिर ये इकट्ठी होगी, क्या बन गई, वेन। आर्टरीज और वेन्स को जोड़ा किसने, कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स को जोड़ा किसने, कैपिलरीज। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है आंसर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called as capillaries. Artery से आगे वो क्या बन गई, capillaries. Exchange of material between the blood and the surrounding cell takes place across the thin wall. The capillaries then join together. फिर वो capillaries join इकट्ठी हो जाती हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेन में। डिवाइड हो गई, फिर आगे इकट्ठी हो गई, क्या बन गई, वेन। रूट समझ में आ रहा है, ठीक है। Capillaries then join together to form vein that convey the blood from the organs or tissue. Organs और टिश्यू से ब्लड लेती है, वो कौन लेता है, वेन लेता है। अब ये ब्लड लेके कहाँ जाएगी, लंग्स के पास है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, दोबारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इस ये जो यहाँ पे बात मैंने समझाई है, उस चीज को समझो। और ये आपका सेपरेट क्वेश्चन आता है। हमने यहाँ पे दो ट्यूब्स का डिस्कस किया, मेन वो है आर्टरी और एक है वेन। आर्टरीज का क्या काम है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब जो हार्ट से ब्लड कैरी कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, मानते हो ना। वेन का क्या काम है, कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। जो हार्ट के पास लेके जा रहा है वो डीऑक्सीनेटेड लेके जा रहा है। कैरी ब्लड यानी कि देखो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो तो हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब देखो वेन, पहले मैं वेन का इनिशियल रूट बताता हूँ। वो ऑर्गन से ब्लड लेगा, कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स में। अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर कहाँ लेके पहुंचा देगा, हार्ट के पास। अब हार्ट जब उसको पंप करेगा तब वो हाई प्रेशर से पंप होगा। वो जो पंपिंग होगी वो आर्टरीज के थ्रू। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। पहले क्या हुआ, हार्ट ने पंपिंग की, वो कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजन। जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड की पंपिंग करता है तो बहुत प्रेशर के साथ करता है। वो किसके थ्रू होते हैं, आर्टरी के थ्रू। थ्रू आउटर डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, वहां से फिर वो ब्लड किसने ले लिया, वेन्स से। अब वो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड, फिर लंग्स से कहाँ आ जाएगा, हार्ट में। समझ आ गया। तो लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम किसका, वेन। फिर जैसे ही वो हार्ट के पास आ गया, हार्ट उसकी क्या करेगा, पंपिंग करेगा। लेकिन जब वो पंपिंग हो जाएगी वो क्या होगी, बहुत प्रेशर के साथ। और वो किसके थ्रू होगी, आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना। और वेन्स का क्या काम का, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। फिर आगे का काम पंपिंग वगैरह का काम, फिर हार्ट आगे का। तो ब्लड जब आर्टरी से फ्लो करेगा तो हाई प्रेशर प्रेशर को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड यहाँ से तो डिस्टोलिक। अब क्योंकि हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो आर्टरी कैसी, थिक वॉल्स। लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो थिन वॉल। इसमें कोई वॉल नहीं होता है, इसमें वॉल प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, बी फॉर वेन, बी फॉर वॉल, वैसे भी याद रख सकते हो, हाँ जी। वॉल क्या करता है कि मेक श्योर करता है कि जो आपका जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना करता है, वॉल वैसे बंद हो जाता है। समझ में आ गया, ये जो दिखाया था, क्लियर हो गया। ये देखो जैसे ये है, ये जैसे ये, हाँ, और ये बंद हो जाए, जैसे आगे वाले चैम्बर में जाएगा फिर बंद हो जाएगा ताकि वो पीछे बैक। तो ट्यूब्स में ये किस में होता है, ये आपका वेन्स में होता है, लेकिन इसमें आर्टरीज में नहीं होता। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक। आर्टरी से आगे क्या बन जाता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर आगे आगे क्या बन जाती है, वेन्स। कैपिलरी सबसे ज्यादा स्मॉल होती है, सिंगल सेल थिक, ठीक है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। इसको पता है बॉडी में प्लेटलेट्स का क्या काम है। ऐसे आपको चोट लग जाती है, जैसे कि मान लो ये आपकी एक ब्लड वेसल्स, ये क्या आपकी ब्लड वेसल्स, राइट। अब कहीं से ये रप्चर हो गई,
ये यहाँ से जैसे रप्चर होगी तो यहाँ से खून निकलना शुरू। अब प्लेटलेट्स क्या करता है, यहाँ पर आके क्लॉट कर देता है, इसको क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है, बंद कर देता है। थोड़ा टाइम क्या देखा होगा ना आपने, खून हमारा जम जाता है, तो वो काम कौन करता है, वो प्लेटलेट्स करता है। तो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स का मतलब क्या, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। मान लो आपकी ब्लड वेसल्स में लीकेज होगी, मान लो आपकी ब्लड वेसल्स में क्या हो गई, लीकेज हो गई। जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर ये लीकेज हो, ये आपका क्या हो गया, लीकेज। ठीक है, तो लॉस ऑफ ब्लड होगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर भी कम, क्योंकि भैया अगर वो ऐसे बाहर निकल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या उतनी स्पीड से फ्लो करेगा, फिर आगे तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। विच रेड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, जिससे हमारा पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट सेल होते हैं, तो जैसी ही लीकेज होती है वहां उसको क्या कर देता है, क्लॉट कर दो, क्या कर देता है, क्लॉट कर देते हैं। We circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury। कोई डाउट है तो बताओ। प्लेटलेट्स का रोल समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका लिम्फ। अब लिम्फ क्या करता है देखो, अच्छा अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा, तो बताएगा प्लाज्मा का कलर क्या था, क्या लाइट, या है ना, प्लाज्मा में कितना कंटेंट था, 55%। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट वो फ्लूइड होता है। अब इसी तरह से ब्लड में क्या होता है, लिम्फ भी होता है, ये अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है। सब ध्यान से सुनना, प्लाज्मा का कलर क्या था, लाइट येलो, फ्लूइड होता है कलरलेस। कैसा, ये तो लिम्फ होता है कलरलेस। ये जो फ्लूइड होता है ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। अब इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होगा वो समझो। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। अब ये क्या करता है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज पता क्या था, थिन वॉल्स। कैपिलरी किसको कनेक्ट करती है, आर्टरी को वेन से। इसमें क्या होता है, कैपिलर, कैपिलरीज में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जहां से ब्लड लीक, ब्लड की लीकेज होगी, होगी ना। इसमें जब लीकेज होता है, लीकेज में क्या क्या चीजें होती है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। समझा गया। तो हुआ क्या, ये एक फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, और इसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। अब टिश्यू फ्लूइड क्यों कहा जा रहा है समझो। आपको ये बताया जा रहा है कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स, इन पोर्स से क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है ना, इनके बीच में जो स्पेस होता है ये वहां जाके कलेक्ट होता है। escape into the intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph, to form the tissue fluid or lymph। It is similar to the plasma of blood but colorless होता है and contain less protein compared to the plasma। P for plasma, P for protein ऐसे याद रखना, उसमें प्रोटीन ज्यादा। तो लिम्फ का काम भी समझ में आ गया। कैपिलरी में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स से लीकेज हो जाती है किस किस की, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स। और ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है, इसको कहां पर ले जाता है, टिश्यूज। टिश्यूज में कहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पे आके इसको इकट्ठा कर। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही कहा जाता है, देखो लिम्फ स्ट्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस व्हिच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। कैपिलरी से वेन्स की तरफ जाते हो। और मेन जो पॉइंट आपको समझना है एग्जामिनेशन पॉइंट वो इतना है, इतना में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी को डाउट है, चलें आगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ जी फटाफट, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका वो कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से फ्लो करते हुए कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर एओर्टा से क्या चला गया, पूरी बॉडी में चला गया। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर किसका रोल आ गया, राइट। फिर वो आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां से आ गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाके दोबारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अच्छा, जब ये ब्लड हार्ट पंपिंग करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, किसके थ्रू करता है, आर्टरीज के थ्रू। आर्टरी कैसी होती है,
हैविंग थिक वॉल। क्यों होती है थिक वॉल? क्योंकि भैया बहुत हाई प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। हाई टू हाई कितना? 120 mm। और बेस में आता लो प्रेशर, क्या? डिस्टोलिक प्रेशर। लो टू लो कितना? 80 mm ऑफ एच। किस मीटर से हम बीपी को मेजर करते हैं? पिग्मो मैनोमीटर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, आर्टरी जो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैपिलरी। ये छोटे छोटे ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स में ब्लड की सप्लाई हो जाए, उसके बाद फिर वही आगे इकट्ठी होकर क्या बन जाती है? वेन्स, जिसमें जिसके थ्रू क्या जाता है? डीऑक्सीजेटेड ब्लड। समझ में आ गया? प्लाज्मा क्या काम करता है? प्लाज्मा किसका? प्लाज्मा 55% कंटेंट जो होता है वो प्लाज्मा फ्लूइड होता है। और कैसे कलर का होता है? लाइट येलो। इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? जब लीकेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसको क्या करता है? क्लॉट करके उसको ठीक कर देता है, मेंटेन कर देता है। कि अगर लीकेज रहेगी तो हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर सिस्टम है, वो इफेक्टेड हो जाएगा, पूरी तरह से वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.